नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राव बंसी सिंह जी जो पूर्व मंत्री थे, चौधरी बंसी लाल जी के एक ज़माने में करीबी थे, उनके बेटे हैं राव नरेंद्र सिंह जी। उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। वो लगातार 3 चुनावों में हार रहे हैं। 2005 में जब कांग्रेस की आंधी थी तब भी वो चुनाव हार गए थे। उससे 2009 में वो हजका से चुनाव जीते और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आ गए। उसके बाद वो चुनाव नहीं जीत पाए। हंसमुख चेहरे हैं, नायब सैनी जी की तरह खिलखिला के हंसते हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उनको चुन लिया गया है। तो ये वैकेंसी कांग्रेस में फिल हो गई है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी हरियाणा को मिल गया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी शुभकामनाएं दी थी, उनकी लंबी उम्र की उनको दुआएं दी थी और कहा था कि उनको रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। शायद हाईकमान ने जो कांग्रेस है उसके ऊपर इसका असर हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नियुक्ति भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो गई है, जो वो पहले भी थे। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं जो आपके, मेरे या हरियाणा के जनसमूह के मन में हैं। क्या राव नरेंद्र सिंह जी में वो कैपेबिलिटी हैं जो हरियाणा कांग्रेस का पुनरुद्धार वो कर सकें? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष दोबारा तिबारा बनाए जाने के बाद क्या वो हरियाणा कांग्रेस, उनके जो मजबूती है उसको वो और मजबूत कर पाएंगे? क्या दोनों के बीच सामंजस्य रह पाएगा? क्या हरियाणा के लोग राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता में लौटा देंगे? तो दोस्तों, अभी दिल्ली बहुत दूर है, 2029 बहुत दूर है। 2029 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को और नया अध्यक्ष भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह की कांग्रेस हरियाणा में है उसको राहुल गांधी तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएं तब भी इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की हवा बनेगी, कांग्रेस चुनाव जीतने लायक होगी और ये लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई केकड़ों की तरह करते रहेंगे। हुड्डा जी के समर्थक को टिकट मिली तो शैलजा जी हरवा देंगी, शैलजा जी के समर्थक को टिकट मिली तो हुड्डा जी हरवा देंगे। कांग्रेस का यही रहेगा। और रही हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात, तो सीधा सीधा मान लीजिए, हरियाणा में जब केंद्र में सरकार बदलेगी तो हरियाणा में सरकार बदलेगी। लेकिन फिर भी इन नियुक्तियों के बाद 3 प्रतिक्रियाएं मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर त्यागी जी से चर्चा करेंगे, आप भी बताना। पहली प्रतिक्रिया है कैप्टन अजय सिंह यादव जी की तरफ से। वो मंत्री रहे 5 साल, 5 बार लगातार एमएलए रहे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन कांग्रेसियों की खास बात है कि उनको हमेशा लगता रहता है कि उनको बहुत थोड़ा मिला। कैप्टन अजय यादव जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। कैप्टन अजय यादव जी ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरीके से साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखती हो। लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल गिर चुका है, जैसे कल बहुत उठा हुआ था इनका। एक प्रतिक्रिया एक आम नागरिक की है जो कांग्रेस को शायद पुनरुत्थान की उम्मीद किए बैठे थे कि कांग्रेस को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नेता विपक्ष और नेता प्रदेश अध्यक्ष मिल गए हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों को हार्दिक बधाई। 2029 तक जी लो, कच्चे काटो। ये थोड़ी पढ़ी लिखी कमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ये विनय महिला हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं ये अचीव में, और इनकी पॉलिटिकल टिप्पणी है कि कांग्रेस ने जैसे नेतृत्व को तख्तो ताज समझ लिया हो। 6 चुनावों में एक ही चेहरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बार बार वही नाकामी की दास्तान। 2009 में जोड़ तोड़, 2014 में साफ सफाया, 2019 में लोकसभा प्रदेश दोनों जगह शिकस्त, 2024 में आई हुई सत्ता हाथ से गई और अब 2029 की तस्वीर किस्मत और आवाम पर छोड़ दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं,
लेकिन ये फैसले उनकी लड़ाई को भी कमज़ोर कर देते हैं। लगता है पार्टी को इंकलाब या तब्दीली की चाहत ही नहीं, बस आराम से इंतज़ार की जनता खुद थक कर कोई फैसला ना कर दे। लेकिन ख़ास बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा भाजपा के लोग भी कर रहे हैं। भाजपा के लोग भी शायद ये चाहते हैं कि प्रदेश में एक ताकतवर कांग्रेस दिखाई दे, लेकिन कांग्रेस की अपनी एक गति है, कांग्रेस अपनी एक गति से चलती है और वहाँ पार्टी बाद में आती है, पहले नेता आते हैं और नेता खुद को मजबूत करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है दोस्तों। लोगों को कांग्रेस मजबूत इसलिए चाहिए कि भाजपा निरंकुश तरीके से काम ना करे, तो इस बात का कोई इलाज कांग्रेस के पास तो है नहीं। कांग्रेस ऐसे ही काम करती है। आप इन नियुक्तियों से क्या मानते हैं? कांग्रेस ताकतवर हो जाएगी या कमज़ोर? आप ज़रूर कमेंट करके बताना। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप इन नियुक्तियों को? बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और हरियाणा को बड़ी राहत मिली है। कम से कम एक समस्या तो खत्म हुई। हाँ, अब राष्ट्रीय समस्या बना रखी थी, है ना। और प्रदेश अध्यक्ष से भी ज़्यादा जो जिस पर चिंतन होना चाहिए वो है एलओपी का। परेशानी तो एलओपी की थी ना। जी जी जी। कि क्या हुड्डा दोबारा से ताकतवर होंगे, एलओपी के रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मनोहर लाल खट्टर जी को भी चिंता थी, पूरी भाजपा को भी चिंता थी और बार बार ये सवाल उठता था कि ये पार्टी जो अपना एलओपी नहीं चुन पाई 1 साल के अंदर जी, वो क्या पार्टी है। पहले संगठन की चिंता थी, उनके जिलाध्यक्ष नहीं थे तो कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बना दिया। अब एलओपी की बात आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि ऐसी पार्टी जिसको अपना एलओपी चुनने में 1 साल लगा, कुछ तो कहना है, कुछ तो कहना है। और ये बात बिल्कुल जायज भी है। हालांकि वो सम्मान उनका एलओपी के रूप में ही दे रहे थे, है ना। हाँ, तो उस पार्टी वो क्या स्तर है उसका, क्या कर सकती है वो। क्योंकि कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो सारी चर्चा आगे राव नरेंद्र सिंह पे। अब कल से ये हो रहा है कि किसका आदमी है राव नरेंद्र सिंह। उस बेचारे ने अध्यक्ष बनते ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च चारों की परिक्रमा कर ली। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मिलाए, रणदीप से भी मिलाए, चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी मिलाए और शैलजा जी से मिलाए। अच्छा, ये तो है ना चारों धार्मिक स्थल बड़े शंकराचार्य कांग्रेस के 4 हैं। उन्होंने ये मैसेज ना जाए कि मैं किसका आदमी हूँ, चारों की परिक्रमा कर ली और सोशल मीडिया पे सबके साथ मुस्कुराते हुए फोटो आ गए, है ना। अब कोई ये उम्मीद करे कि राव नरेंद्र सिंह 2029 में कांग्रेस की सरकार लाएंगे, इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात ही नहीं, हास्यास्पद है। कांग्रेस में मैंने कई बार कहा है एक पद ऐसा होता है जिसकी लोग कम चर्चा करते, वो होता है नेता, समझे। और हरियाणा में आज बहुत लंबे समय से कांग्रेस का एक ही बड़ा नेता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो इसलिए बड़ा है कि बाकी नेता चाह के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। बिगाड़ तो दिया, सरकार नहीं बनी थी। नहीं, वो नहीं बनी सरकार तो कई बार नहीं बनती, जिनकी बनी है वो कौन से बड़े लोकप्रिय है। सरकार बनना बिगड़ना एक वो अलग गणित होते हैं। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो ही वाज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर, वो तो चले ही। नायब सिंह बने, वो भी अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर है। तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो राष्ट्रीय दल है तथा कथित, वहाँ उन पर नियुक्तियाँ होती हैं इस तरह की। तो ये अपॉइंटमेंट है भाई, जनता ने नहीं चुना। दिस इज नॉट थ्रू इलेक्शन, नियुक्ति है। नियुक्ति करनी है किसी आदमी ने, कुछ लोगों से कंसल्ट करके, तो उसने कर दी। अब राव नरेंद्र सिंह की जगह कोई और होता, कौन होता? या तो भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा मजबूत नेता हो, या जो बाकी 3 अपने शंकराचार्य हैं उनसे ज़्यादा कोई मजबूत नेता, वैसा तो कोई है नहीं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक ठीक ठाक सा नेता लाना है। बेशक उसका जनाधार हो या ना हो। अशोक तंवर का क्या जनाधार था? है क्या था कुछ। और ऐसे बहुत सारे हैं, फुलचंद मुलाना रहे लंबे टाइम तक, उनका क्या जनाधार था? तो मेरे कहने का आशय है कि जब कोई दल सत्ता में होता है तो उसके प्रदेश अध्यक्ष की कोई वैल्यू होती नहीं, कुछ नहीं होता उसका, कोई नहीं पूछता उनको। चौधरी उदय भान इतना लंबा टाइम गुजार गए, क्या रहा? लेकिन कांग्रेस में आज स्थिति ये हो गई है कि सरकार हो या ना हो, जो भी अध्यक्ष बनेगा, जो भी पदाधिकारी बनेगा, वो इन 4 में से किसी एक का आदमी होगा।
और टप्पा लगा देंगे उसको, डिग्रेड कर देते हैं उसको अध्यक्ष जी को। और समझदार आदमी उसको कहते हैं जिसने चारों मंदिरों की परिक्रमा कर ली हो। तो इस हिसाब से तो फिर राव नरेंद्र ठीक है। हाँ, तो राव नरेंद्र ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक चीज जो मैंने देखी है कि उनमें अलग क्या है, अलग है उनकी मूछे और मुस्कुराहट जी, है ना, मुस्कुराहट ऐसा खिलता। क्योंकि राव नरेंद्र सिंह के अलावा मुझे लग नहीं रहा पहले कोई मूछ वाला प्रदेश अध्यक्ष रहा होगा। क्लीन सेफ्टी रहे मोस्टली। ओबीसी में वैसे डॉक्टर राम प्रकाश जी थे, उसके बाद ये मिले हैं। अब राम प्रकाश थे कार्यकारी अध्यक्ष, ये नहीं रहे। और अब 20 साल से तो लगभग दलित नेतृत्व चल रहा था। तो मतलब एक नया प्रयोग सा तो करके ये भी कहा जा रहा है कि साहब दलितों से चूंकि कांग्रेस ने सत्ता छीन ली है, सत्ता मतलब प्रदेश अध्यक्ष, तो उनमें बड़ी निराशा है। और हो क्या रहा है कि कांग्रेस की ये अंदरूनी राजनीति में, अंदरूनी तो लोग चर्चा कर ही रहे, सबसे ज्यादा भाजपा में बात हो रही है, इनेलो में बात हो रही है, जजपा में बात हो रही है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इनेलो की रैली बढ़िया चलेगी, इसका फायदा हो गया। हाँ, देखिए जो थियरी ऑफ कंस्पिरेसीज होती है ना, षड्यंत्र के सिद्धांत, इनका तो आप कोई इलाज नहीं कर सकते। तरह तरह की चीज आएंगी। अभी अशोक मान खेड़े कह रहे थे कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि राव नरेंद्र बन गया और एलओपी बना दिया। उनको वो जैसी गए, उनके पीछे से एक स्लीपर सेल है, उसने ये अनाउंस कर दिया। अब ये बात कितने लोगों के गले उतरेगी कि राहुल गांधी की बिना अनुमति के वानखेड़े तो कुछ कहना होगा कोई केसी वेणुगोपाल, भाई उसको भी लाखों लोग सुन रहे हैं ना। सुन रहे हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो थियरीज ऑफ कंस्पिरेसी हैं, ये जो षड्यंत्र के सिद्धांत हैं, लोग बैठे बैठे अपने अनुमान लगाते रहते हैं। इनको ये आपको एक साइड रखना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं पता भैया किसने क्या करा। हमें नहीं पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एलओपी बनवाने में मनोहर लाल खट्टर की भूमिका है, जो उन्होंने 2-4 दिन पहले कोई बयान दिया था, तो लोगों ने उसके साथ अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने दिया कि कांग्रेस कहती है कि इनेलो बीजेपी से मिली हुई है, इनेलो कहती है कांग्रेस बीजेपी से मिली है, जबकि सच्चाई ये है कि हम इनेलो, कांग्रेस, जेजेपी सबसे मिले हुए हैं। भाई देखिए, वो प्रचारक हैं संघ के, वो कहते हैं राजनीति बहुत छोटी चीज है, समाज बड़ी चीज है, और व्यक्तिगत संबंध और मानवता ये चीजें पहलू रखती हैं। तो एक प्रचारक का ये कहना कि हम सबसे मिले हुए कोई शत्रु थोड़ी हैं। भाई कितने आराम से हुड्डा साहब और अभय सिंह चौटाला और मुख्यमंत्री जो उस समय खट्टर साहब थे, भोजन कर रहे होते थे। तो राजनीति में व्यक्तिगत कोई दुश्मनी जैसी बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई राजनेता कुछ बयान देता है तो उसके मायने निकाले ही जाते हैं, और यही लोकतंत्र की अच्छी बात है। लोग निकाल लें अपने अपने मायने। इनके मायनों निकालने के चक्कर में आपको सच कभी नहीं पता चलता, इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। खैर, राव नरेंद्र की नियुक्ति पे जो आपने पहली प्रतिक्रिया पढ़ी, कैप्टन अजय यादव, मैं उनको कांग्रेस का अनिल विज कहता हूँ शुरू से ही। वो मतलब एक फर्स्ट्रेटेड बूढ़े नहीं होते हैं जी, मतलब कुछ भी कहो मतलब चिड़े रहते हैं, वैसे ही है। कांग्रेस की संस्कृति में आपको तत्काल रिएक्शन नहीं देनी है एकदम, वहाँ सिखाया नहीं जाता है, वहाँ कुछ सीखता ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है वहाँ। अब सब ने, सबसे पहले शैलजा जी का ट्वीट आया कि मैं बधाई देती हूँ, रणदीप को, सबका आएगा फिर, अंदर कुछ भी चल रहा हो लेकिन बाहरी तौर पे ये कहना है। अब जो मापदंड बताए हैं कैप्टन अजय यादव ने कि राहुल ऐसा सोच रहे थे, युवा हो, ईमानदार हो, बेदाग छवि हो, तो उसमें एकमात्र जो पात्र है इसका वो उनका बेटा है, चिरंजीवी राव है, और तो कोई है नहीं। तो युवा भी है, पात्र भी है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। वो बेशक वो चुनाव हार गया हो, अब राव नरेंद्र हार गए तो चिरंजीवी कौन है, चिरंजीवी इन्होंने कौन से भाई, वो भी हार रहे जी, तंबू गाड़ दिए। तो कांग्रेस में तो आप जितने लोगे अधिकांश हारे भी लोग मिलेंगे, वहाँ तो है, ये पूरा पराजय का इतिहास चल रहा है साथ में। तो कुल मिला के कैप्टन अजय यादव की एक जो ना खिस्साहट सी है एक तरह की, यार अहीरवाल में वो ये हमेशा ये कहते रहे कि मैं इंद्रजीत के परिवार के बराबर का हमारा लेवल है, और वो एक उनको निराशा रहती है कि वो उस लेवल, चूँकि अहीरवाल पहला नंबर राव इंद्रजीत के परिवार को देता है, उसके बाद में इनके परिवार को देता है, उसके बाद में राव नरवीर के परिवार को देता है, ये चौथा पांचवा परिवार है जो आया है। इनके भी पिताश्री मंत्री रहे हैं और ये भी मंत्री रहे हैं। अब आपको एक ओबीसी का एक चेहरा लाना था, ओबीसी में भी वो ओबीसी जो यूपी में एक कैटेगरी में आता है, यादव, और आप 13-14 सीटें हैं, तो उन पे आप थोड़ा बहुत जो भी प्रभाव डाल सकते हैं। और बीजेपी हार्डकोर सीटें मानी जाती हैं अभी, हाँ, फिलहाल। और अब ये भी जैसा आपने कहा कि ये कोई तय नहीं है कि चुनाव से पहले तक यही रहेंगे, बदलाव भी हो सकता है, लड़ाई कर लेंगे तो बदल लो, हाँ हो भी सकता है बदलाव। अब होना ये चाहिए कि ये कितने प्रभावी होंगे, अब इस पर चर्चा हो रही है।
अगर वो कोई भी निर्णय इन चारों शंकराचार्यों से कांग्रेस के से पूछ के लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? चूंकि हेडमास्टर तो यही हैं। अब अगर उन्होंने रोहतक, एक तो सबसे अच्छी बात ये रही कि जिलाध्यक्ष पहले चुने गए, तो ये तो उनका प्रेरोगेटिव है नहीं, इन्होंने चुने। और जिलाध्यक्षों में ज्यादातर ने अपनी आस्था भी बता दी। हमारा नेता कौन है? अब जो आगे से चिट्ठियां जारी होंगी तो रोहतक में, झज्जर में, जहां हुड्डा साहब का प्रभाव कहा जाता है, उनसे बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता। और जहां शैलजा का प्रभाव है, रणदीप का प्रभाव है, या चौधरी वीरेंद्र सिंह का, जहां जहां भी जिसका है, वो उनकी अनुमति के बिना तो कोई सेट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि राव नरेंद्र के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, और कोई भी होता है ऐसे में उसके साथ यही होना था, यही होना चाहिए। वो कोई क्या कर लेता, इतने लोगों को साधना को। आप मान लिया, कल्पना कर लीजिए कि रणदीप सुरजेवाला अध्यक्ष बन जाते हैं, तो क्या यहाँ जो निर्णय ले इस क्षेत्र में ले पाते वो प्रॉपरली? अपनी मर्जी से नहीं चलते। तो कांग्रेस का ढांचा ऐसा है, और आज से नहीं है, शुरू से है ये, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस प्रदेश के विपक्षी दलों को, जो कांग्रेस के विपक्षी दल हैं, उनको बड़ी कांग्रेस की चिंता है। नंबर 2, उनके कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ वो परेशान है कि कर दिया नाश, कर दिया ना। भाई तुम अपनी पार्टी की बात करो ना, है? कांग्रेस के तो तमाम कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं उनको, तो लेकिन वो चिंता सारी वहाँ हो रही है। और धर्मेंद्र जी एक बात हो, राजनीति में विरोध की अपनी एक बड़ी ताकत होती है, और आपने देखा होगा कि नेता चाहता है कि उसका विरोध हो, उसकी चर्चा चलती रहे। और हुड्डा साहब चूंकि सबके निशाने पे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। टारगेट पॉइंट पॉलिटिक्स में ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों में निराशा इसलिए हो कि वो सोच रहे थे कि अब पीछा छूट जाएगा, हुड्डा साहब से चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा था ना, टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि भाई मैं तो हो ही लिया मेरा तो काम, और मेरे भाई का भी हो जाएगा, तो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया कि भाई मेरा नहीं होगा। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा था कि जाट कभी रिटायर नहीं होता, ये भी बोला साथ में। तो जाट तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हैं, तो ना तो वो रिटायर होने जा रहे, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायर होने जा रहे। समय कुछ कर दे तो बड़ी बात है। तो जब तक ये चारों जो मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण नेता हैं, पहले किरण चौधरी होती थी, अब वो वहाँ चली गई, तो इनकी एक सहमति और एक कोई कंसेंसस ही बनेगी, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी, मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें चीज़ें होनी नहीं है। राव नरेंद्र ने कहा कि सबकी सहमति से मेरी नियुक्ति हुई है, लेकिन आप पहले आप ये अध्यक्ष देखिए कि 15 दिन से इनका नाम चल रहा है, और इन्हीं का आ गया। और बीच तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि पटना बुलाया गया वगैरह वगैरह, फिर उसमें एक कहा जा रहा था कि यहाँ जिसका नाम चलता है वो नहीं बना करता। नहीं, वो तो बीजेपी के बारे में है जी, यहाँ तो जिसका चलता है वही बनता है। हाँ, तो वो बन गया है ना जी, भारत के आम लोगों का प्रतिनिधित्व। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो कांग्रेस के ढांचे में नेता जो होता है वो महत्वपूर्ण है। बाकी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, महामंत्री वगैरह तो कौन पूछता है, कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी कोई औकात है नहीं। लेकिन जैसे तैसे भी अब ये बन गया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस से जुड़े लोगों को चाहिए कि अब इनको चलने दे, आराम से चलने दे, इज्जत करो इनकी। एक चीज़ है, थोड़ा राहुल गांधी को अगर ऐसी व्यवस्था वो कर देते कि भी आगामी 3 वर्षों तक जो इनका कार्यकाल है, कोई शक्ति इनको हटा नहीं सकती, और फ्री हैंड छोड़ते इनको। अब वो उनके ऊपर निर्भर करता है। जब ये पता है, मान लिया कोई डिप्टी कमिश्नर या एसपी आ गया और उसका जैसे टेन्योर आईएएस में होता 2 साल का है, अगर उसे पता है कि 2 साल में कहीं नहीं जाने वाला, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकता। हालांकि उसके अपने नुकसान हैं, लेकिन उसके ऊपर भी नियंत्रण करने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर ये राव नरेंद्र सिंह को ये पुख्ता भरोसा मिल जाए राहुल गांधी से कि भाई आप 3 साल किसी भी कीमत पर नहीं हटोगे, तो उसके बाद भी ये नहीं कि वो इनकी मर्जी के खिलाफ ही सारे डिसीजन लेंगे। कांग्रेस हमेशा सहमति की राजनीति करती रही है, और वहाँ बड़े स्लो डिसीजन होते हैं, ऐसी ही चलती है कांग्रेस। कुछ लोगों को अब ये लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं हो जाती। हाँ, लोग तो उम्मीद कर रहे हैं ना, जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस सुधर जाए। हाँ, अब कांग्रेस कैसे सुधरेगी? कांग्रेस बीजेपी बन ही नहीं सकती। कांग्रेस का जो अपना टेम्परामेंट है वो 100 साल में बना है। कांग्रेस का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा वो देख तो लें कांग्रेस है क्या चीज़ है। भाई आपने, भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार ने ये कहा कि सरदार पटेल उनके आइकॉन छीन लिए एक तरीके से। नेहरू भी इस कांग्रेस में और पटेल भी हैं। पटेल ने तो जीते जी कांग्रेस को नहीं छोड़ा जी है, मर गए। तो एक तरफ तो नेहरू हैं जो
सेकुलर है, दूसरी तरफ पटेल हैं जो भाजपा के हिसाब से इनको लग रहा है कि हिंदूवादी चेहरा है कांग्रेस जी, वो ऐसे लिखा हुआ बकायदा, लेकिन दोनों ने काम किया बाकायदा। और मरते दम तक सरदार पटेल ने बड़े बड़े कांग्रेस नेता जो उनसे मिले उनके हाथ पकड़ के भावुक होकर कहा कि जवाहर को मत छोड़ना। तो कांग्रेस एक अजीब किस्म की पार्टी है, वो ऐसी है। अगर उसमें कोई बदलाव की उम्मीद इसलिए कर रहा है कि वो इलेक्शन विनिंग मशीन बन जाए और उसके अंदर की अंतर्कलह खत्म हो जाए और वो बिल्कुल मॉडर्न हो जाए और वो पन्ना प्रमुख भी नियुक्त कर दे, तो वो कांग्रेस भाजपा बनने नहीं जा रही, नहीं जाए, कभी नहीं। आपको निराश होना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ भाई, कार्यकर्ता तक सीमित, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों अपनी शांति भंग कर रहे हो? आप बैठे हो एक बस में, आप सवारी हो, आप अगर लगातार ये सोचते रहोगे ड्राइवर मुझे मरवा देगा, गलत दिशा में जा रहा है या कंडक्टर सीटी क्यों नहीं बजा रहा, तो आप सफ़र का, यात्रा का आनंद नहीं ले पाओगे। तो मेरा जनता से, जो हमारे जो लोग हैं ना हरियाणा के, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं, इस चक्कर में ना पड़े, अपना जो नियमित जीवन है उसको ड्राइवर पे भरोसा रखें, ड्राइवर पे भरोसा रखें, ठीक है। और कांग्रेस ऐसे ही चलेगी, इन्हें कोई चिंता नहीं है चाहे अगले 15 वर्ष ना हो, हाँ। ठीक है, क्योंकि इनका काम हुआ पड़ा है। हाँ, ये सारे अब परेशान हुआ है जो अभी पिछले 10-15 साल में कांग्रेस में आया, हाँ। उसे लगा 15 साल तो मेरे ये खराब हो गए, हाँ। और आगे कोई संभावना नजर नहीं आ रही, तो वो इन्हें कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, वो जो पैम्पर्ड, जो जिनका भरपेट भरा हुआ, सारी मतलब 1000 करोड़ वाले, सारी व्यवस्था उनकी पूरी है, और दूसरे वो हैं जो इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं। तो जो भविष्य देखने वाले लोग हैं वो कांग्रेस का इतिहास बारीकी से पढ़ ले। कांग्रेस हाथी की चाल चलती है और कई बार नहीं भी चलती, हाथी का मूड है, वो जहाँ चाहे बैठ जाए, ठीक है ना। और बीजेपी खरगोश है, बीजेपी मारती चलती है। देखिए ऐसा है, बीजेपी को भी लोग भूल जाते हैं ना कि यही बीजेपी है जो धक्के खा रही थी, 2-2, 3-3, 4-4 MP आते थे। बिल्कुल। सफलता, आप बार बार कहते हो सफलता के बहुत सारे बाप होते हैं, असफलता जो है वो अनाथ होती है। तो अब ठीक है, उनका सूत बैठ रहा है तो सारे चाणक्य वहीं पैदा हो रहे हैं। अब कांग्रेस में चाणक्य पैदा नहीं हो रहे, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस की कोख से भी बहुत सारे चाणक्य निकलते थे, ठीक है ना। पर इन कांग्रेसियों में लॉयल्टी नहीं है पार्टी के प्रति। लॉयल्टी कहीं भी नहीं होती। हाँ। क्या चीज़ होती है लॉयल्टी? ये मतलब ये एक दूसरे को टांग खींचने में ज़्यादा। लॉयल्टी उसे कहते हैं कि जब आप मान लिया कांग्रेस आप ज्वाइन करो, कोई नया आदमी ये सोचता है कि भाई मैं राहुल गांधी से प्रभावित हूँ और कांग्रेस की फिलॉसफी और इंडिया का जो आइडिया उनका उससे प्रभावित हूँ, और वो उसको किसी न किसी प्रदेश का तो होगा वो। हाँ जी। तो अब वो ये सोचे कि अब मैं जुड़ूं कहीं कांग्रेस में, तो कांग्रेस से नहीं जुड़ता कभी भी, नेता से जुड़ना, वहाँ नेता से जुड़ना होता है। अब नेता को लॉयल्टी चाहिए, उस नेता को लॉयल्टी चाहिए जो नेता अपने ही हाईकमान का लॉयल नहीं है। विडम्बना ये है। यही चीज़ ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे थे पीछे, हाँ, कि जब तक यूँ सोचोगे ना मेरा नेता ये, मेरा नेता ये, मैं उसका आदमी, मैं फलाने का आदमी, बोले कांग्रेस के आदमी बोलो तुम, जब तक ऊपर नहीं सकते जब तक कांग्रेस के। सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही रोमांटिक सा आइडिया है, बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन ऐसा धरातल पे संभव नहीं है, ठीक है ना। और कोई होना भी चाहे और कुछ हद तक हो भी, तो ये सिस्टम जो है ना कांग्रेस का, ये नहीं चल सकता। रजनी कोठारी बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक शब्द इजाद किया था, कांग्रेस सिस्टम। तो उसको अगर पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी एक छोटा सा हिस्सा है उसका, तब लोगों को पता चलेगा। लोग दरअसल कांग्रेस के जो वास्तविक चरित्र है, और चरित्र का मतलब यह मैं कोई उपहास में नहीं कह रहा हूँ, जैसे एक भाजपा का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र है, इनेलो का चरित्र है, तो उससे लोग वाकिफ नहीं होते। अच्छा, जो बंदा नेता से जुड़ रहा है उसे जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो कांग्रेस की फिलॉसफी या उसके कार्यक्रम को समझे, है ना। और ये जो यूटोपिया की खोज है कि सब कुछ आदर्श चीज़ें हों, ये हमारे देश की जनता को अब छोड़ देना चाहिए। ये आउटडेटेड चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जीवन में पिछले 20-30 वर्षों में और 50 वर्षों में स्वीकार हो चुकी हैं, जो हम बार बार कहते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट से वोट नहीं मिलते। नंबर 2, भ्रष्टाचार कोई समस्या नहीं है। नंबर 3, आप आए हो तो अपना घर भरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कास्ट को प्रमोट करो, अपनी कास्ट के अफसरों को लगाओ, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसको कोई विरोध नहीं करता। तब जब इनका विरोध ही नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म होगी। तो राव नरेंद्र सिंह को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेश अध्यक्ष के। देखो जी, मैं तो राजनीति तो चलो होती रहे, करते रहेंगे ये। हाँ, एक मतलब कांग्रेस में चर्चा करनी है। ऐसा आदमी आ गया जो मतलब हंसता है सर खुल खिल के आके ना,
और उनकी मूछें बड़ी ऐसे कमाल लगती है, चाचा चौधरी टाइप का हंसी है, मतलब उनकी खट्टर साहब से मिलती जुलती मूछें। अच्छा व्यक्ति है, और वो हो सकता है जिसने अभी तक अपने आप को सिद्ध ना किया वो अब सिद्ध कर दे। अब ये है कि इधर से मुख्यमंत्री जी चुटकुले सुनाएंगे और उधर से अब राव नरेंद्र भी मतलब एक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे। अब देखो ना, मान लिया कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस ना छोड़ते और कांग्रेस में रहते तो उनका भी दाव बैठ सकता था। तो वो अभी तो बैठ जाता। वो कितने निष्ठावान थे कांग्रेस के प्रति, कौन निष्ठावान रहा? तो निष्ठा किरण चौधरी का बैठ जाता, वो कौन सी निष्ठावान थी? सब आउटडेटेड चीजें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं इन बातों का। राजनेता अपने वर्तमान को, अपने हितों को देख के फैसले लेते हैं, उनका इससे कोई लेना देना ज्यादा सोचते नहीं। और कौन कब किस पार्टी में था और उसने क्या करा और उसने उसको गाली दी, इसको गाली दी, इनका कोई अर्थ नहीं इन बातों का रत्ती भर भी। भजन लाल छोड़ के गए थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनी, सरकार उनको लगा गिर जाएगी, इंदिरा गांधी आ गई हैं, उन्होंने अपने पीएस से पूछा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, क्या करूं भाई, बड़ा परेशान हूं, तो सरकार बदल गई, मेरी सरकार जाएगी। तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप एक गुलदस्ता लो और जाके शिष्टाचार भेंट करो, वो प्रधानमंत्री बनी यार आप। वो अब इंदिरा गांधी को तो पता था भजन लाल ने कितनी गालियाँ दे रखी थी और क्या कुछ कहा था। तो इंदिरा जी देखते हुए बोली, भजन लाल जी वापसी कब हो रही है घर, है ना? तो उन्होंने जवाब आदेश करें, तो लेके पहुंच गए सारे के सारों को। अब जो जनता है जो गाली दे रही थी कि भजन लाल ने धोखा दिया, ये दिया वो दिया, और इंदिरा गांधी को ने ये, वो तो रह गए सब रखे हुए। तो वो तात्कालिक हितों की लड़ाई है, सिर्फ राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसका जहां सूत बैठता है वो वहां कंप्रोमाइज कर लेता है, सो बात खत्म कहानी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए बहुत सारे फार्मूले जो उनके, उसमें एक ये जोड़ा था कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आ रहा उसको ले लो। सब योगी जी की सरकार जब बनी है उस समय 1/3 जो लोग थे वो बाहर से आए हुए थे, तो उन्हें कोई परहेज नहीं है किसी से भी, चाहे वो माफिया हो कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम ये था, और वो सही था राजनीति के हिसाब, कि हमने ये इनके प्रकार है ना सत्ता हासिल करनी हर हालत में। ये नरेंद्र मोदी जी का चिंतन है, ये अमित शाह का चिंतन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कांग्रेस का भी है। लेकिन सर एक मतलब सवाल वाजिब सा ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष मान लो भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाते तो किसको बनाते? भाई हम तो बहुत शुरू से कह रहे थे कि अगर आप लोकतंत्र में भरोसा रखते हो तो 37 में से 32 विधायक उनके साथ हैं, तो किसको बनाओगे? किस आधार पर विरोध कर रहे हो? है कम से कम विधानसभा में तो नहीं, आपकी पर्सनल खुन्नस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो वो इस चीज का इलाज तो नहीं है ना। अगला तो बनेगा उसके अगर वो प्रेस में आके ये कहें कि भाई आप वोटिंग करा लो। कांग्रेस में लंबे समय तक 47 से पहले इलेक्शन 52 में पिछले 30 वर्षों तक ये इतिहास रहा है, वोटिंग हुई है जी। वोटिंग होती है, प्रदेश अध्यक्षों की होती है, विधायक दल के नेता के रूप में होती है। अगर वो करा लेते तब भी जीत जाते हो, तो तब भी जीत जाते। ठीक है, आप जितनी आपको गाली देनी भूपेंद्र हुड्डा को, दो सारी चीजें भैया, लेकिन जो व्यवस्था है वो तो माननी पड़ेगी। या वो स्वेच्छा से ये कह दे कि भाई अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं थक गया, वो भी बहुत हो गया। तो उस स्थिति में वो ये चाहेंगे कि उनका व्यक्ति कोई ना कोई बने। अब जैसे उदयभान जी हैं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी उनको चलाने की, तो वो बनवा के लाए थे, वो उन्हीं के साथ रहे। अब राव नरेंद्र पे तो ये प्रेशर है नहीं, वो तो चाहे तो पार्टी को कर सकते हैं काम। तो अब भी वही चलेगा। और अब तो हम केवल ये इच्छा कर सकते हैं कि जो चारों बड़े नेता हैं सब मिलके कांग्रेस पार्टी को, अगर वो चाहते हैं कि आए तो वो अपना काम करें फील्ड में। पहले तो अभी क्या करना है, तो अपना संगठन ही देखना ना, कि जगह जगह गांव तक, हर बूथ तक आपके लोग हों, निष्ठावान लोग हों और पार्टी के प्रति समर्पित हों। तो ये काम तो कोई ऐसा नेता भी कर सकता है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा निष्ठा ना भी हो। अगर करना चाहे तो कर लेगा। ठीक बात है, तो कर लेंगे तो ठीक है। बाकी आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि 2029 में अभी समय है, और उस समय पता नहीं क्या परिस्थितियाँ, नया परिसीमन बनना है जी। ये और लड़ेंगे झगड़ेंगे, बदल लो, नया प्रदेश। और भाई एंटी इनकम्बेंसी भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होती है। 10 साल हो गए, कांग्रेस की तो पूरी उम्मीद ही उस पर, और 29 तक 15 हो जाएंगे। नहीं, और तो ऐसा आदमी यही करता है जिसका वो राइवल होता है ना, कि इसको बुखार हो जाए बच्चे को और ये पेपर देना ना जाए तो मैं टॉप कर दूंगा। ये तो अभी संगठन, अभी प्रदेश अध्यक्ष मिला है, बनेगा, जिला अध्यक्ष बनाए हैं। बीजेपी तो रोज ही चुनाव मोड में रहती है। बिल्कुल। अब आप ये देखो, चुनाव बिहार में है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी हुई है जी।
कि जैसे आपका मोहल्ला है ये आर्यनगर, इसमें कितने बिहार के लोग रहते हैं, कौन कहाँ कहाँ पे रह रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। हर 10 आदमियों पे एक आदमी की ड्यूटी है, उनकी ये व्यवस्था की जाएगी कि वो वोटिंग के दिन बिहार पहुँचे और वोट डालें और वापस आ जाएं। यहाँ पे जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ये काम चल रहा है जी अभी। और कांग्रेसी क्या कर रहे हैं जी, कांग्रेसी सो रहे हैं, सोते ही रहते हैं हमेशा ही। तो ये सोचे बीजेपी को मतलब इस तरह तैयारियों में रह दें, बीजेपी तैयारियों में कहाँ आती है सर। अब करवट ली है, और अगर कार्यकर्ताओं में सच में ही तो वो ज़्यादा परेशान हो गए, 15 साल में हो भी जाते हैं, और वो भी थोड़ा सा जाग जाएं तो ये व्यवस्था करने में कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता। चूँकि वहाँ आपके जिलाध्यक्ष बन गए, आपके आप ब्लॉक के अध्यक्ष बन जाएंगे, फिर और जो भी उनके हैं सिस्टम वो बन जाएंगे। तो अगर सब लगेंगे और जनता उधर एंटी इनकम्बेंसी से परेशान, मैं दिल्ली में गया, वो बताया बन भी सकती है। बोले जी बहुत व्यापक स्तर पे मतलब बिहार के लोगों की यहाँ पे तलाश है, हर आदमी यहाँ पे बीजेपी का बिहारियों को ढूंढ रहा है ताकि उनके वोट वहाँ डलवा के आए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वही 2-4 हज़ार का हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे फर्क पड़ता है, जीत जाते हैं जी चुनाव। बीजेपी क्या है, बीजेपी बहुत सारे पॉइंट्स पे काम करती है, 1 से लेकर 10 चीज़ें हैं, और हर जगह अपना बेस्ट देती है। वो अपने कार्यकर्ताओं को इंगेज रखती है, और उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी विशेषता है, आमतौर पर जो घोषित कार्यकर्ता होते हैं कि वो उन पर एक टैग लग गया, उनके माथे पे लिखा है सनातन, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वो फिर ऐसे हो जाते हैं 10-15 साल में कहीं और जाने लायक रहते नहीं। ठीक है जी, पढ़े हैं जी, बस ठीक है। एक लड़का अभी मिला सर मैं दिल्ली में, वो किसी मिनिस्टर के वहाँ पे काम करता है, तो वो उसने एक लाइन में बड़ी गजब की बात कही। बोला भाई साहब बीजेपी एक MNC है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसी फॉर्मूले के आधार पे काम करती है। आज का टास्क है ये आपको पूरा करना है और रिपोर्ट देनी है और झूठी नहीं देनी। बोला तो ये इनके पास आमदनी हो ना हो, कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये महसूस जरूर कराते रहते हैं कि तू बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, तेरे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैंने कई बार चर्चा की है वो कहते हैं कि जब भी कोई भाजपा के 2 कार्यकर्ता आपस में मिलते हैं और परिचित ना हो, तो वो ये पूछते हैं, नाम वाम पूछने के बाद आपका दायित्व क्या है। दायित्व क्या? पद नहीं, दायित्व क्या है? इस शब्द में ही आपके ऊपर क्या जिम्मेवारी है। और अगर किसी को पद देना हो, हाँ, तो मलाईदार पद हो तो फिर पूछते हैं संघ की आयु क्या है, आपकी संघ आयु क्या है। तमाम चीजें हैं उसमें, और एकदम से कुछ नहीं देते, धीरे धीरे वहाँ ट्रेनिंग चलती रहती है। और वो कईयों को तो पूरी टिकट देने की बात होती है तो बाहर से ये कांग्रेस वाले आके ले ही ना जाते हैं उनके टिकट। हाँ, बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें? तो वो संगठन पे उनका ज्यादा फोकस है। सरकार तो बनेगी, जब संगठन मजबूत होगा तो उसमें मदद मिलती है, लेकिन उनका एक बेस तैयार करना उन कार्यकर्ताओं का, जो वैचारिक स्तर पे जैसा भी उनका विचार है और जो उनकी फंक्शनिंग है उसके प्रति उसमें आस्था बनी रहे। अब कांग्रेसी, अब कई 15 साल से कांग्रेसी, उससे पूछ लो कांग्रेस की क्या नीति, यहाँ पता ही नहीं किसी को, तो कोई नीति है ही नहीं कांग्रेस की। नीति नहीं, उनका काम चल रहा है बिना नीति के। कोई वैसा उनको कोई सिलेबस थोड़ी दे दिया भाई तुम नीतियाँ पढ़ लो। पार्टी नेता केंद्रित पार्टी रही है शुरू से। भाई 3 इलेक्शन तो नेहरू जी जिता गए, उसके बाद इंदिरा जी जिता दिए, कुछ वैसे जीत जाते हैं, कुछ कोई अब राहुल इंदिरा जी की हत्या होगी, भाई नेशनल लेवल पे परिवर्तन आएगा तो हाँ। फिर अब वैसे ट्रेंड भी ये चल रहा है सर, मोदी का चेहरा ना हो तो ये बीजेपी वालों को कौन वोट देगा। देखिए लीडर सेंट्रिक पार्टी, आप ये देखिए जब तक अटल जी थे, भाजपा अपने अतीत से सीखती है। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़ा प्रांत है, कल्याण सिंह के लिए बड़ी समस्या हो गई। 2 बार कल्याण सिंह भाजपा से बाहर गए और भाजपा में आए, अपनी पार्टी तक बनाई, ठीक है ना। ये अटल जी के समय में संभव था कि अटल जी से उनका टकराव होता रहा, लेकिन पिछले जब से मोदी जी हैं, आप ये बता दो किसी का किसी से कोई टकराव, अंदर बेशक कुछ भी हो रहा, अंदर तूफान मचे हो, बाहर शांति है। हाँ, मतलब ऐसा डंडा चलता है वहाँ कि कोई चू नहीं कर सकता, वहाँ कोई लोकतंत्र की बात नहीं करेगा। तो ये चीजें हालांकि कांग्रेस में बड़ा मुश्किल है अभी होना, वहाँ लोकतंत्र है जी, यहाँ लोकतंत्र है। और कॉपी करना भी नहीं चाहिए, अगर आप भाजपा ही बन जाएंगे तो फिर रह क्या जाएगा। कांग्रेसी तो ऐसे ही होते हैं, हाँ, है ना। तो दोस्तों कांग्रेस की मजबूती की चिंता आप मत करिए, कांग्रेस की मजबूती की चिंता कांग्रेस में जो लोग हैं वो करेंगे। आप लोग तो सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा ले, क्योंकि जिस राज्य में, जिस देश में विपक्ष जिम्मेदार नहीं होता है, वहाँ सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, मनमाने फैसले लेती हैं
और लोगों का शोषण करती हैं। इस देश के लोग समझदार हैं, उन्होंने एक मैंडेट दिया है कि बीजेपी राज करेगी और कांग्रेस विपक्ष में रहेगी। अब ये जिम्मेदारी इन नेताओं की है और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पर्याप्त मात्रा में एक अच्छा विपक्ष चुनकर दें। सत्ता भले ही किसी को दें, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। रही बात कांग्रेस की मजबूती की, तो कांग्रेस जितनी मजबूत है उसकी अपनी गति है, उसके हिसाब से चलेगी। राव नरेंद्र जी आ जाएं, कोई और आ जाएं, कोई ना आए, ये पद अगर ये पद 5 साल खाली पड़ा रहे तो फर्क पड़ जाएगा जी? कोई 29 तक मान लो अपॉइंट ही ना करते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना कुछ। अभी इतने साल ही अपने उदय भांजी रहेगी, क्या फर्क पड़ गया? उस फर्क उनको पड़ता है जो इनके प्रतिद्वंदी दल हैं, उन्हें दिक्कत हो जाती है। उन्हें दिक्कत होती है। ये कांग्रेस को कोई दिक्कत कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर कमेंट करके बताना कि राव नरेंद्र जी, मुझे मतलब राव नरेंद्र जी को जितना मैं जानता हूँ, एक हंसमुख व्यक्ति हैं और उन्होंने कोशिश करी है। पहला अटेम्प्ट ये है कि ये सारे जितने भी बड़े नेता हैं वो सबसे मिल लिए, तो उनके ऊपर कोई ये ठप्पा नहीं लगा सकता कि ये उसका आदमी है, उसका है। बाकी ये सारे लोग काम करेंगे तो मजबूत विपक्ष तो प्रदेश को चाहिए, ना करेंगे तो तब भी कोई नहीं, काम चल ही रहा है। आप अपने विचार ज़रूर रखना। शुक्रिया सर, नमस्कार।